बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है ये भी चैप्टर नंबर 15 ही का है एंड द टॉपिक का नाम है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स, इट्स ए लॉन्ग क्वेश्चन। प्लांट्स में जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स हैं वो किस तरह से अपनी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट को मेंटेन रखते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट ऑस्मोरेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन द बॉडी। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन द बॉडी, यानी बॉडी के अंदर साल्ट्स और पानी को जो मेंटेन रखने का नाम जो है ऑस्मोरेगुलेशन है। एंड नाउ वी विल डिस्कस द ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट। लेकिन इससे पहले कि हम ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स डिस्कस करें, इससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट to understand the most of the processes in living organism like diffusion, active transport, facilitated diffusion। ये सारी चीज़ों को समझने, ऑस्मोसिस को समझने के लिए ये जो छोटा सा टॉपिक है जो कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, उसको हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। और वो है डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में किस तरीके से वाटर एंड सॉल्ट को के में बैलेंस बरकरार रहता है, यानी बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। तो या बैलेंस ऑफ वाटर एंड सैल्यूट्स, यानी मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स में जो वाटर और सैल्यूट्स का या सॉल्ट्स का जो बैलेंस है वो कैसे मेंटेन रखा जाता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, और 3 तरह के एनवायरनमेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू दी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर और सॉल्ट्स। वाटर और सॉल्ट्स के यानी के कॉन्टेक्स्ट में जो एनवायरनमेंट्स हैं वो 3 तरह के होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जो पहला एनवायरनमेंट है वो है कि ये एक सोल्यूशन है और सोल्यूशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमने सॉल्ट डाला हुआ है, यानी ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि इसके अंदर सॉल्ट हमने काफ़ी ज़्यादा ऐड किया हो। और दूसरा जो है एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट जो है, ये जो दूसरा एनवायरनमेंट है इसके अंदर हमने वाटर के अंदर सॉल्ट ऐड किया है, पर सॉल्ट की मिकदार जो है वो रिलेटिवली काफ़ी लो है, ठीक है। और इसी तरह से हमने एक तीसरा कंटेनर लिया है, और ये जो कंटेनर है इसके अंदर भी हमने मॉडरेट यानी जो है वो सॉल्ट डाला है, ना बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम। अब ये जो तीनों हैं ये तीनों एक्चुअली एनवायरनमेंट हैं। फर्ज करें ये एनवायरनमेंट जो है इसके अंदर हमने एक एनिमल का सेल डाला है, एनिमल का सेल। अब ये जो एनिमल का सेल है इसके अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से हाइपोटोनिक है, यानी इसके अंदर सैल्यूट की मिकदार जो है वो बहुत ही कम, जबकि बाहर जो सैल्यूट की मिकदार है वो बहुत ही ज़्यादा है। अब ये जो एनवायरनमेंट होता है, जब हम इसको कैटेगराइज करते हैं, नाम देते हैं, तो हम पहले कंपैरिजन करते हैं। ये कंपैरेटिव टर्म है, यानी ये जो एनवायरनमेंट की टर्म है ये कंपैरेटिव है, यानी ये जो बाहर का एनवायरनमेंट है ये हाइपरटोनिक है, यानी इसमें सैल्यूट की मिकदार बहुत ज़्यादा है। तो ये एक रिलेटिव टर्म है, किसके रिलेशन से? अंदर के लिए, यानी जो इसके अंदर का एनवायरनमेंट है वो हाइपोटोनिक है, उसमें सॉल्ट की मिकदार कम है, और जो इसके बाहर का एनवायरनमेंट है इसमें सॉल्ट की मिकदार ज़्यादा है और ये हाइपरटोनिक, ठीक है। अब इसी तरह से हमने इसमें जो एक एनिमल का सेल डाला है
और इस सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो हाइपरटोनिक, यानी इसमें साल्ट की मिकदार बहुत ज्यादा है, जबकि इसके बाहर का जो एनवायरनमेंट है, इसके बाहर साल्ट की मिकदार बहुत ही कम। ठीक है, तो इसके बाद जो तीसरा एनवायरनमेंट है ये वाला, इसमें भी हमने एक एनिमल का सेल डाला है और इस एनिमल के सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो वही एनवायरनमेंट है जो उसके बाहर का, यानी जितना साल्ट इसके सेल के बाहर है उतना ही सेल के अंदर है। तो ये एनवायरनमेंट जो है यानी एक जैसा है बाहर और अंदर, इसको हम कहते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब होता है कि यानी इस एनवायरनमेंट को हम कहेंगे आइसोटोनिक। आइसोटोनिक एनवायरनमेंट का मतलब है कि ऐसा एनवायरनमेंट जो यानी जो जो अब कंपैरेटिवली जो दूसरे एनवायरनमेंट के हिसाब से सेम हो, यानी इस सेल का जो अंदर का एनवायरनमेंट है और जो बाहर का एनवायरनमेंट है ये दोनों सेम है, इसमें साल्ट और पानी की जो कंसंट्रेशन है वो सेम है, इसलिए वी कॉल देम आइसोटोनिक टू ईच अदर, यानी अंदर का माहौल जो है वो बाहर के मुकाबले में आइसोटोनिक है और बाहर वाला अंदर के मुकाबले में आइसोटोनिक। ये वाला एनवायरनमेंट जो था इसमें क्या है कि ये जो हमने सेल इसके अंदर डाला है, एक एनवायरनमेंट ये है और एक इसके बाहर, अंदर का एनवायरनमेंट जो है इसके अंदर साल्ट की मिकदार कम है, बाहर बहुत ज्यादा है, इसको हम क्या कहेंगे, बाहर के एनवायरनमेंट को हाइपरटोनिक और अंदर के एनवायरनमेंट को हाइपोटोनिक। हाइपो मीन्स स्मॉल, यानी जिसमें साल्ट थोड़ा। इसी तरह से इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके यानी जो ये जो एनवायरनमेंट है इसमें यानी जो इसमें जो इसके सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है ये हाइपरटोनिक, यानी इसमें बहुत ज़्यादा साल्ट है और इसके बाहर है जो साल्ट कम है, तो इसको हम हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। अब हमने यहाँ पे ये तीनों एनवायरनमेंट मैंने इसलिए बताया आपके सामने रखे हैं ताकि आपको ये पता चले कि डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर वाटर की मूवमेंट कैसे होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि फर्ज करेंगे एनवायरनमेंट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, और एमसीक्यू भी ऐसे ही आता है कि व्हेन ए सेल एन एनिमल सेल इज प्लेस्ड in a hypertonic environment, what will happen to the cell? तो सेल को क्या होगा अगर हम एक एनिमल सेल को एक हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रख दें, यानी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा साल्ट है, तो इस सेल को क्या फर्क पड़ेगा। तो इसको देखें, समझने के लिए एक लाइन में हमेशा याद रखें और वो ये है कि वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम ग्रेटर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर। वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम ग्रेटर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर। अब देखें, जब और दूसरी बात आपने याद रखनी है कि जिस सॉल्यूशन के अंदर साल्ट ज्यादा होगा वो उसमें वाटर का पोटेंशियल कम होगा, और जिस सॉल्यूशन के अंदर साल्ट की मिकदार कम होगी वहां पे वाटर का पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहां पे दोनों तरफ जो वाटर का पोटेंशियल है वो सेम। अब होगा क्या कि अगर हम एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर ये वाला सेल रख रहे हैं तो वाटर का पोटेंशियल बाहर की तरफ क्या है, कम है, क्योंकि सॉल्यूट ज्यादा है, और वाटर का पोटेंशियल सेल के अंदर ज्यादा है क्योंकि वहां सॉल्यूट कम है। तो वाटर कैसे मूव करेगा, वाटर विल मूव फ्रॉम ग्रेटर वाटर पोटेंशियल टू दी लोअर वाटर, यानी बाहर की तरफ लोअर वाटर पोटेंशियल है और अंदर की तरफ ग्रेटर वाटर पोटेंशियल है, क्योंकि अंदर साल्ट कम है। साल्ट कम है तो वाटर का पोटेंशियल ज्यादा हो, तो वाटर ज्यादा पोटेंशियल की तरफ से बाहर बना, वाटर इस सेल से निकलना शुरू हो जाएगा और ये सेल श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। इस सेल पे क्या फर्क पड़ेगा, ये सेल छोटा होता है, श्रिंक होता जाएगा इस तरह। और इस एनवायरनमेंट में आ जाए तो इसमें क्या है कि जो सेल है
इसके अंदर का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक है, यानी इसमें साल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा है। अब साल्ट की मिकदार ज़्यादा होने का मतलब है इसमें वाटर का पोटेंशियल कम है, और इसके बाहर वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा है क्योंकि साल्ट कम है। तो वाटर क्या करेगा, इट विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड बिकॉज हियर द वाटर पोटेंशियल इज ग्रेटर एंड हियर द वाटर पोटेंशियल इज लेस। सो वाटर विल मूव फ्रॉम ग्रेटर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर, और पानी इसके अंदर भरना शुरू हो जाएगा और ये सेल बड़ा होता जाएगा और इतना बड़ा हो जाएगा कि ये आखिर में फट जाए, ये लाइसिस हो जाएगी, यानी इस सेल की लाइसिस हो जाएगी, यानी ये सेल आखिर में फट जाए। और इसी तरह से अगले सोल्यूशन में चले, अगले एनवायरनमेंट, इसमें देखें ये सेल का अंदर का एनवायरनमेंट है, ये सेल के बाहर का। अब जो सेल के बाहर का एनवायरनमेंट है और अंदर का, ये दोनों सेम है, यानी आइसोटोनिक है। इसमें जितना वाटर का पोटेंशियल बाहर भी और अंदर भी सेम है। तो वाटर अगर बाहर जाता है तो उतना ही वाटर अंदर चला, तो इसमें सेल अगर रख दिया जाता है तो इस सेल पर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और जैसे मैंने कहा कि आगे जितने भी हम ऑस्मोसिस के, डिफ्यूजन के या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जो टॉपिक्स पढ़ेंगे, उन टॉपिक्स में जो है आपको बहुत आसानी रहेगी अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अभी हम एक्चुअल टॉपिक की तरफ आते हैं और वो है ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। अब देखिए कि ये जो ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स है, ये मुख्तलिफ प्लांट्स में मुख्तलिफ होता है, यानी कि मुख्तलिफ प्लांट्स जो होते हैं वो अपने अंदर वाटर और साल्ट को मुख्तलिफ तरीक़ों से मेंटेन करते हैं। तो अगर हम ऑस्मोरेगुलेशन के हिसाब से, यानी वाटर और साल्ट को मेंटेन करने के हिसाब से प्लांट्स को कैटेगराइज करें, क्लासीफाई करें, तो हम इनको 3 ग्रुपों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स जैसे कि नाम से बाहर है कि हाइड्रोफाइट्स का मतलब होता है, हाइड्रो मीन वाटर और फाइट्स मीन प्लांट्स, यानी वाटर वाले प्लांट्स, यानी कि पानी वाले प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स। और ये वो प्लांट्स हैं जिनको वाटर की फ्लडिंग का सामना, यानी इनको प्लेंटी ऑफ सप्लाई, जो प्लेंटी ऑफ वाटर जो है वो मिलता है, यानी बल्कि इनके अंदर वाटर फ्लडिंग करता रहता है, पानी इनके बॉडी के अंदर मुसलसल एंटर होता रहता है। यानी जैसे कि मिसाल के तौर पर इसकी मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एक एग्जाम्पल ले लें हाइड्रिला और दूसरी ले लें लिली। ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए सेलेक्ट किए हैं क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं हाइड्रोफाइट्स, इनके बारे में कहा जाता है दे आर टोटली और partially submerged in water, इसका मतलब क्या है कि ये वो प्लांट्स होते हैं जिनमें जो कि या तो जुज़वी तौर पर या टोटली ये पानी में डूबे हुए। ये जो एग्जाम्पल है हाइड्रिला की, ये टोटली सबमर्ज, यानी कि ये पानी के अंदर ही होता है, जबकि ये जो लिली है जिसको कमल का पौधा कहते हैं, ये पानी के ऊपर होता है। यानी इस तरह से ये जो पानी है इसके ऊपर इसके बड़े बड़े पत्ते आपको तैरते हुए नजर आएंगे और इसकी जो रूट्स होती हैं वो पानी में डूबी हुई होती हैं। एंड दे हैव वेरी लवली फ्लावर्स, इनके बड़े खूबसूरत किस्म के फ्लावर्स इसके ऊपर लगते हैं, ठीक है। दे हैव वेरी नाइस फ्लावर्स। तो ये जो है यानी कमल का पौधा जो पानी के ऊपर होता है और जड़ें इसकी पानी में डूबी हुई होती हैं, ये हाइड्रोफाइट्स। अब हाइड्रोफाइट्स जो हैं इनका प्रॉब्लम क्या है, यानी इनका प्रॉब्लम ये है कि पानी इनकी बॉडी के अंदर मुसलसल एंटर होता है और उस पानी को बाहर निकालना जो है वो इनका प्रॉब्लम। अब वो इस पानी को कैसे निकालते हैं,
यानी इसके लिए उनके पास क्या क्या अडाप्टेशन है। नंबर 1, एक तो इनके पास अडाप्टेशन ये है कि इन प्लांट्स के पत्ते बहुत ही चौड़े होते हैं। दे हैव ब्रॉड लीव्स, यानी इस तरह से जैसे आपने कमल के पत्ते देखे होंगे जिसको लिली पैन कहते हैं, इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं। उससे क्या होता है कि इन पत्तों से ज्यादा अवेपोरेशन होती है, पानी की अवेपोरेशन होती है, पानी अवेपोरेट होता है इनके पत्ते। नंबर 1 और नंबर 2 कि इन यानी ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स जो उनकी लोअर एपिडर्मिस, जो लोअर एपिडर्मिस होती है निचली वाली सतह, उसमें स्टोमेटा होता है। लेकिन ये वाले प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें न सिर्फ नीचे बल्कि ऊपर वाली सतह पर भी जो है स्टोमेटा होता है। और उससे क्या होता है, डबल स्टोमेटा होते हैं तो डबल एवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन होती है और पानी जल्दी जल्दी इनकी बॉडी से निकलता है। तो ये है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स के बाद हम अगले ग्रुप की बात करते हैं, वो है मीसोफाइट। नेक्स्ट है मीसोफाइट। मीसोफाइट्स के बारे में आप इसको याद रख लें कि यानी ये वो प्लांट्स हैं जिनको मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर मिलती है, यानी ना ही बहुत ही कम ना ही बहुत ज्यादा, मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर। दे गेट दी मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर, यानी पानी इनको ना ही बहुत ज्यादा मिलता है और ना ही बहुत ही कम मिलता है। मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर, मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर। तो ये फिर कौन से ये प्लांट्स हुए? ये वो तमाम प्लांट्स हैं जो कि इस ग्राउंड पर यानी जमीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं, खुश्की के ऊपर पाए जाते हैं। यानी खुश्की पर पाए जाने वाले तमाम प्लांट्स जो हैं वो मीसोफाइट्स हैं। यानी कभी इनको पानी ज्यादा भी मिल जाता है जब बारिशें होती हैं, और कभी जब हॉट समर होता है तो इनको पानी कम भी मिलता है। तो ये जो यानी जैसे इसकी अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें ये हमारे इर्द गिर्द जितने भी ट्रीज हैं, हमारे इर्द गिर्द जितने प्लांट्स हैं, जैसे मैंगो है, जैसे कि लेमन है, जैसे कि इसमें ये जो डॉलबर्जिया जिसको कहते हैं शीशम, डॉलबर्जिया सिसु, डॉलबर्जिया सिसु, डॉलबर्जिया सिसु किसको कहते हैं? शीशम के पौधे। तो यानी हमारे इर्द गिर्द जितने भी प्लांट्स हैं ये ऑलमोस्ट कौन से हैं? ये मीसोफाइट्स हैं। और इनको दोनों तरह की प्रॉब्लम हो सकती है कि जैसे मैंने कहा कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो इनमें पानी की कमी हो जाती है। तो जब पानी की कमी होने लगती है तो उनके पास स्ट्रैटेजी क्या है कि दे क्लोज देयर स्टोमेटा, दे क्लोज देयर स्टोमेटा, यानी कि अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं जिससे इनके पानी जो है वो ट्रांसपायर नहीं होता, यानी पानी इनके स्टोमेटा से खारिज नहीं होता। अच्छा, ये और जिस वक्त इनको यानी पानी की कमी का यानी पानी की ज्यादती है, बारिशें हुई हैं, पानी खड़ा है, तो ये अपने स्टोमेटा को खोल देते हैं। दे ओपन देयर स्टोमेटा सो दैट ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस एट ए फास्ट रेट, यानी ट्रांसपिरेशन जो है वो बहुत स्पीडी हो जाती है और पानी इनकी बॉडी से मुसलसल निकलता रहता है। ये तो हो गया मीसोफाइट्स। और इसके बाद जो तीसरा ग्रुप है वो है ज़ीरोफाइट। तीसरा ग्रुप जो है वो ज़ीरोफाइट्स है। ज़ीरोफाइट्स और ज़ीरोफाइट्स प्लांट को हम इस तरह से याद रखते हैं कि दे गेट वेरी लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर या रिस्ट्रिक्टेड, दे गेट वेरी रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, यानी इनको पानी बहुत ही कम मिलता है। ऐसा एनवायरनमेंट कौन सा है? डेजर्ट एनवायरनमेंट, यानी इनको डेजर्ट प्लांट भी कहा जाता है। डेजर्ट प्लांट्स भी कहा, डेजर्ट प्लांट्स में। तो
इनको मसला क्या है कि इनको पानी की सप्लाई बहुत ही कम मिलती है। तो ये इस यानी पानी की कमी से कैसे निपटते हैं? नंबर 1, इनके पास जो अडॉप्टेशन होती है वो ये है लीव्स। पहली अडॉप्टेशन इनकी लीव्स है। लीव्स का मतलब है कि इन प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं और समटाइम ये बिल्कुल थॉर्न्स के बराबर होते हैं, यानी इनके जो पत्ते होते हैं वो थॉर्न्स की फॉर्म में होते हैं, कांटे होते हैं, पत्ते नहीं होते। ठीक है, उससे क्या होता है कि पत्ते जब होंगे ही नहीं या छोटे होंगे तो इनमें ट्रांसपिरेशन का अमल नहीं होगा। ट्रांसपिरेशन का मतलब कम होगी और पानी कम से कम जो है वो ज़ाया होगा। नंबर 1 और नंबर 2 है कि ऐसे प्लांट्स में यानी ये जो डेजर्ट प्लांट्स हैं इनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ही लंबी होती हैं, लॉन्ग रूट्स, यानी इनकी जड़ें बहुत ही लंबी होती हैं। उससे क्या होता है कि ये नीचे से नीचे अगर पानी हो तो उसको भी ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा। और तीसरा क्या है कि इनके जो अमूमन स्टेम होते हैं वो ग्रीन होते हैं और पत्ते होते ही नहीं। जब पत्ते नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगी? इनके स्टेम के जरिए, यानी फोटोसिंथेटिक स्टेम्स। इनमें बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें जो स्टेम्स हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक स्टेम्स होते हैं जैसे कि कैक्टस। तो इसकी वजह से जो इनके स्टेम के अंदर फोटोसिंथेसिस होगी। ठीक है, और चौथी बात जो है वो ये है कि इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो काफी डीप इनसाइड होते हैं। इसका मतलब क्या है? ये देखें, यानी ये फर्ज करें हमारे पास पत्ते का स्ट्रक्चर, ये ऊपर अपर एपिडर्मिस है और ये लोअर एपिडर्मिस, और इसमें कई गार्ड सेल्स हैं और गार्ड सेल्स के अंदर स्टोमेटा है, ये ठीक है, और ये जो है ये लोअर है। अब आम जो प्लांट्स हैं उनमें स्टोमेटा इस तरह से बिल्कुल सरफेस पे होते हैं, लेकिन जो ज़ीरोफाइट्स हैं इनमें क्या होता है कि ये जो इसके ये जो एपिडर्मल सेल है ये अंदर की तरफ इस तरह से एक डिप्रेशन बनाते हैं। इस डिप्रेशन बनाते हैं और यहाँ पे स्टोमेटो अंदर जाके होते हैं। स्टोमेटा जो है वो काफी अंदर जाके होते हैं, यानी ये डिप्रेशन बनाते हैं स्टोमेटा अंदर की तरफ। उससे क्या होता है आपको पता है कि जब विंड चलती है तो ट्रांसपिरेशन के अमल को तेज कर देती है, लेकिन अगर स्टोमेटा अंदर की तरफ होगा तो जो विंड चलेगी तो उसके ट्रांसपिरेशन के अमल को तेज नहीं कर सकेगी और पानी कम अज कम ज़ाया होगा। तो ये थे गाइस, यानी जो ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स, उसमें 3 कैटेगरीज थी। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो प्लीज़, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। कहीं कहीं भी आपके दोस्त हैं मुल्क के किसी हिस्से में भी दूसरे, तो उसको उनके साथ आप इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।